हेलो दोस्तों, आज मैं आपको पारिवारिक कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 19 का भाग 1 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दोषी कौन है। तो आइए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मॉम कैसी हो? फोन पर मीनाक्षी की चहकती आवाज सुनाई पड़ी। मैं तो ठीक हूँ, पर तू बता, तू कैसी है? मॉम, वैसे तो सब ठीक है, पर गर्मी इतनी है कि कूलर की हवा में भी पूरी पूरी रात नींद नहीं आती। उमस के कारण पूरा बदन चिपचिपाता रहता है। गर्मी तो यहाँ भी बहुत है। मॉम, हम एसी लेने की सोच रहे हैं। यदि 10,000 आप दे दें तो बाकी हम अरेंज कर लेंगे। तुरंत मीनाक्षी ने अपनी बात पर आते हुए कहा, बेटी, तुम तो जानती ही हो कि अभी तुम्हारे विवाह पर इतना खर्चा हुआ है, लोन लिया है, उसे चुकाना है, ऊपर से रजनी की पढ़ाई का खर्च। ठीक है, तुम्हारे डैडी से बात करूंगी। सविता ने बात वहीं समाप्त करने की गर्ज से कहा, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करती तो वह फोन पर ही वाद विवाद करने लगती। ठीक है मॉम, शाम को फिर बात करूंगी, लेकिन डैडी से पूछ जरूर लेना। मीनाक्षी ने तुरंत उत्तर दिया। मीनाक्षी ने फोन रख दिया था। एक बार फिर सविता की आंखों में सूनापन उतर आया। क्या हो गया है इस लड़की को, जो विवाह तय होते ही इतना बदल गई? लगभग आवश्यकता की हर वस्तु उन्होंने उसको दी है, और अब एसी की डिमांड। क्या उसे इतना भी एहसास नहीं है कि उसके माता पिता उसके विवाह में इतना खर्चा कहाँ से कर पाए हैं? यह सच है कि आज नई पीढ़ी की सोच में काफी परिवर्तन आया है। पुरानी पीढ़ी के विपरीत नई पीढ़ी अब भविष्य के नाम पर वर्तमान को कष्ट में नहीं बिताना चाहती। आज उसे पूरी गृहस्थी सजी सजाई चाहिए। शायद आज की पीढ़ी में धैर्य नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। इसमें बच्चों की भी कोई गलती नहीं है। माता पिता ही बचपन से बच्चों की हर इच्छा को पूरी करते हुए यह नहीं सोचते कि जीवन में जहाँ फूल हैं वहाँ कांटे भी होंगे। एक दिन जब उन्हें अपनी जिंदगी शुरू करनी पड़ेगी, तब क्या वह इन कांटों को सह पाएंगे? सोचते हुए सविता ने एक लंबी सांस ली। रवि ऑफिस तथा रजनी कॉलेज जा चुके थे। करने को कुछ नहीं था, अतः वह सदा की तरह बालकनी में पड़ी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसका सारा समय यहीं व्यतीत होता है। वह यहीं बैठकर अखबार पढ़ने के साथ सिलाई, बुनाई, कढ़ाई तथा क्रोशिया का काम भी किया करती है। अपनी बनाई चीज़ों से घर को सजाना उसकी हॉबी है। सामने पार्क है। हरियाली तो मन मोहती ही है। पार्क की चहल पहल में वह न केवल अपनी सारी परेशानियां भूल जाया करती है, वरन अकेलापन भी नहीं महसूस होता है तथा काम भी हो जाता है। पर आज कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। टेबल पर रखा अखबार उठाकर पढ़ना चाहा, पर रोज की वही मार काट तथा उठा पटक वाली राजनीति से भरे अखबार में भी उसका मन नहीं लगा। समय को तनाव मुक्त करने के प्रयत्न में वह कुर्सी पर अधलेटी मुद्रा में लेट गई। ना चाहते हुए भी अतीत और वर्तमान की किताब के पन्ने बार बार उनकी आंखों के सामने उड़ उड़कर उसे बेचैन करने लगे। मीनाक्षी और रजनी उसकी बेटियां हैं। प्रारंभ से ही वह उनकी हर इच्छा पूरी करने का प्रयत्न करती रही है, चाहे स्कूल द्वारा आयोजित पिकनिक हो या एजुकेशन टूर के नाम पर बने देश भ्रमण के टूर। उसने उन पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। यहाँ तक कि उनकी इच्छा पूर्ति हेतु उन्हें अपनी अनेक आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ी, फिर भी अफसोस नहीं हुआ। बस यह सोचकर खुश होती रही कि वह अपना कर्तव्य का भली भांति निर्वहन कर रही है, जिसके कारण उसकी बच्चियां स्वस्थ और स्वतंत्र वातावरण में पल रही हैं। आखिर बचपन की छोटी छोटी बातें ही तो
बच्चों के मन में कुंठा पैदा करती है। वह पैसों की कमी के कारण उनके मन में कोई हीन भावना या कुंठा उत्पन्न नहीं होने देना चाहती थी। जब घर में पहला कूलर आया तो पहले उसने बच्चों के कमरे में लगवाया, बाद में अपने। वर्षों बाद जब एसी खरीदने का रवि का मन बना तब पहला एसी भी उसने मीनाक्षी और रजनी के कमरे में यह सोचकर लगवा दिया कि कहीं उनके मन में यह ना आए कि मम्मा पापा तो एसी में सो रहे हैं और हम कूलर में। अपनी इसी सोच के कारण उनके मैट्रिक करते ही उसने उनको बाइक खरीदवा दी थी, जिससे वह ठीक से पढ़ पाए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कॉलेज और ट्यूशन करने में साइकिल से आने जाने में थकान के कारण उनकी पढ़ाई बाधित होने लगी। वह सोच नहीं पा रही थी कि उसकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई, जो मीनाक्षी उसे समझना ही नहीं चाह रही है। अब महसूस हो रहा था कि माता पिता को बच्चों की मांग को पूरा करते समय यह एहसास दिलाना भी आवश्यक है कि जिस चीज की उसने मांग की है, क्या वह उसके लिए आवश्यक है या वह दूसरों की देखा देखी उसको लेना चाह रहे हैं। इसके साथ ही अपनी आर्थिक स्थिति से भी उन्हें अवगत कराते रहना चाहिए, जिससे वह अपनी अनुचित मांगों पर अंकुश रख सकें। प्रारंभ से ही हर अभाव से उन्हें दूर रखने के प्रयत्न के कारण ही मीनाक्षी और रजनी थोड़ी स्वार्थी, ईर्ष्यालु और आत्म केंद्रित होती चली गई थी। अपनी हर इच्छा पर उसकी सहमति की मोहर लगवाने की उनकी आदत पड़ गई थी, पर वह यह सोचकर उनकी इच्छा के आगे झुकती गई कि वह अभी बच्ची हैं। अगर वह अपनी मांगे उसके सामने नहीं रखेंगी तो और किसके सामने रखेंगी। धीरे धीरे उनकी लालसा बढ़ती गई। उससे परेशान होकर कभी कभी उनकी ऐसी जिद पूरा करना उस समय उसके लिए संभव नहीं होता था। वह उन्हें यह कहकर समझाने का प्रयास करती कि बेटा, इस समय तो यह संभव नहीं है, बाद में दिलवा देंगे, या थोड़ी बहुत जो बचत कर रहे हैं वह तुम्हारे लिए ही तो कर रहे हैं, या हमारा जो है वह तुम दोनों का ही तो है। इस पर वे कहती, मम्मा अगर हमारा ही है तो अभी हमारी इच्छा पूरी करवा दीजिए ना, बाद में पता नहीं आवश्यकता हो भी या ना हो। उनके असहयोगात्मक रुख देखकर उनकी खुशी के लिए रवि मन मारकर सेविंग में से पैसे निकालकर उनकी इच्छा पूरी भी कर देते थे। पर अब लग रहा है कि ऐसा करके हम उनको तो बिगाड़ ही रहे थे, अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे थे, क्योंकि उन्हें बस अपनी सुविधा, असुविधा या आवश्यकता का ही ध्यान रहता था। वह यह नहीं सोच पाती थी कि उनकी इच्छा पूरी करने के लिए उनके माता पिता को ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। रजनी छोटी होने के बावजूद भी मीनाक्षी की तुलना में थोड़ी समझदार थी, जबकि मीनाक्षी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचती थी। सविता ने सुना था कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अपने माता पिता से बेहद प्यार करती हैं, उन्हें कभी कोई दुख नहीं देती, घर के काम में भी माँ का हाथ बटाती हैं, पर उसके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मीनाक्षी और रजनी के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। मीनाक्षी जहाँ पढ़ाई के अतिरिक्त अपने मित्रों के साथ सैर सपाटे में व्यस्त रही, वहीं रजनी को पढ़ाई के साथ चित्रकला से लगाव था। छोटी सी उम्र में ही उसकी पेंटिंग्स की कई प्रदर्शनियां आयोजित हो चुकी थी तथा सराही भी गई थीं। दोनों ही अपने अपने कार्यकलापों में इतना व्यस्त रहती थी कि उसके पास बैठने या बातें करने का भी उनके पास समय नहीं रहता था। उसके पास आती भी तो सिर्फ काम या जब उन्हें पैसे चाहिए होते। घूमने फिरने के बावजूद मीनाक्षी ने दिमाग अच्छा पाया था, अतः पढ़ाई में अव्वल आती रही। यही कारण था कि पहली बार में ही डॉक्टरी की प्रतियोगी परीक्षा में चुन ली गई। अपने पापा की चहेती जैसे जैसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई, दम भी होती चली गई।
मुंह से इच्छा निकलती नहीं कि पूरी ही होनी चाहिए, वरना शिकायतों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता। कभी सविता उसकी इस आदत पर टोकती तो रवि कहते, अभी बच्ची है, अपनी इच्छाएं यहाँ पूरी नहीं करेगी तो और कहाँ करेगी। समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, तुम व्यर्थ परेशान हो। बच्ची आखिर कब तक बच्ची रहेगी, कहना चाहकर भी वह नहीं कह पाती थी। समय के साथ कुछ ठीक नहीं हुआ था। जैसे जैसे बड़ी होती गई, उनकी इच्छाएं बढ़ती ही गई। भला इच्छाओं का भी कभी अंत होता है? वह तो सुरसा के मुंह की भांति बढ़ती ही जाती है। उनके चेहरे पर खुशी देखकर रवि कहते, तुम व्यर्थ परेशान होती हो। इंसान अपने बच्चों के लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? वे खुश तो हम खुश, पैसे का क्या है, वह तो हाथ का मैल है। जब है तभी तो खर्च पा रहे हैं। खुशी तो सिर्फ इतनी है कि वे दोनों को अपने अपने क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर रही थी। उनके उन्नत भविष्य को देखकर सोचती, क्या अंतर है आजकल लड़के और लड़कियों में। व्यर्थ ही लोग लड़की होने पर मातम मनाते हैं, वरना आजकल की लड़कियां भी लड़कों से कम थोड़े ही हैं। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। कहानी के भाग 2 के लिए कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।